बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जितने VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सब पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए कोई भी कॉपी किताब लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखने की आवश्यकता है। आवश्यकता है सिर्फ बेहतर तरीक़ा से क्वेश्चन को समझ जाना और उसको उत्तर समझ जाना, ताकि आप एग्जाम में बैठकर बेझिझक शांतिपूर्वक आप उसे लिख सके। तो आज आप सबको जितने उसमें आपका मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपका दीर्घ हो या लघु हो, उस पूरे को बेहतर तरीका से हम पूरे प्रश्न आज आप सबको बताने वाले हैं। तो समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, सोच के अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। सोच के देखो, अगर हमको वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति। यहाँ जो वाक है, अगर मान लो अगर हमें वाक शक्ति ना होती है, हमें कंठे नहीं होता, तो हम में ही नहीं, इस दुनिया में जितना इंसान आया है, जितना मतलब हम लोग मानव हैं, कौन मानव के अगर कंठे नहीं रहता तो क्या होता। तो आप ऐसे भी अगर सोचिएगा तो आपको उत्तर मिलेगा कि अगर एक कंठे नहीं है मेरे पास, हम बोलिए नहीं पाएंगे तो क्या होगा। सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारा संसार हमको गूंगा प्रतीत होगा। मतलब जहाँ देखो वहाँ लोग चुपचाप इसे बैठा रहेगा, इशारा में बात करेगा। कंठ है तो कह देते हैं चिल्ला के कहाँ जा रहा है ना, इसे बोल लेते हैं। अगर कंठे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, इशारा से कहेंगे, इशारा से बतियाएंगे। खाना ऐसे कंठ है, वाक शक्ति है तो हम कहते हैं कि खाने को दो, पानी लाओ, ऐसे कोई भी चीज़ मंगवाते हैं। अगर ये कंठ नहीं रहेगा तो हम ऐसे इशारा कहेंगे, पानी, ऐसे इशारा करेंगे, ऐसे खाने का इशारा करेंगे। वहीं पूछ रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति ही ना हो, ये वाक, ये जो बोलने की शक्ति है, ये कंठ है, अगर यही नहीं हो तो क्या होगा। तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, सारी दुनिया, सारी जगत, सारा संसार सब गूंगा रहेगा, चुप रहेगा। तो उत्तर देखिए आप सबके सामने है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता, सबसे पहले बात कि हम क्वेश्चन से ही उत्तर लिखना शुरू करेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो समस्त सृष्टि, मतलब समस्त दुनिया, समस्त संसार, समस्त जगत, मतलब पूरी दुनिया की बात हो रही है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। गूंगी मतलब समझते हैं ना, गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता है, वो चुप रह, मतलब उसमें कंठे नहीं है। तो वहीं तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर वाके नहीं है, वाके शक्ति नहीं है तो तू क्या करेगा। तो भाई अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, लोग चुपचाप बैठे रहते, जो हम बोलकर सुख दुख का अनुभव बतलाते हैं वे भी नहीं हो पाता। कितनी अच्छी बात है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। लोग, संसार में जितना सारा लोग है, सारे के सारे लोग चुपचाप जहाँ देखो वहाँ बैठा रहता, सब चुपचाप, क्योंकि आवाज़ें नहीं है किसी के पास। बागर आदमी को देखिएगा ना गाँव में, वो चुपचाप बैठा रहता, वो किसी से बात कर सकता है, कंठे नहीं है उसके पास। तो ये कह रहा है कि पूरा दुनिया, जो आपके गाँव में जो बागर आदमी है जिसके पास कंठ नहीं है, अगर सारा दुनिया के पास कंठ नहीं रहता तब क्या होता। तो वही सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, लोग चुपचाप, सारा का सारा लोग चुपचाप बैठे रहते, और हम बोलकर जो सुख दुख का अनुभव बतलाते वो भी नहीं हो पाता। बोलने में बहुत ताकत है, हम बोलकर ही अपना सुख दुख बता देते हैं कि देखना बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ है, चाहे ऐसे बता देते हैं कि बहुत खुश है आजू। सब सारा का सारा आशित क्या है, बोली पर है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत के संबंध में एक चैप्टर से प्रश्न है। एक चैप्टर से यहाँ 3 गो प्रश्न रखे हैं, 1 2 3, तीनों आपका VBI है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन महोदय की क्या विचार है। ये दोनों एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना इन दोनों ने अपना तर्क दिया कि कंठ के आधार पर, बोली के लिए, कि अगर बेन जॉनसन का क्या कहना है, एडिसन का क्या कहना है बातचीत के संबंध में। ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक जो महोदय है, ये दोनों क्या कहते हैं। तो बेन जॉनसन का कहना है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के अलग अलग मत है। ये दो अलग अलग मत का अर्थ होता है विचार। मत का क्या अर्थ होता है, विचार। ये दोनों आदमी का अलग अलग विचार है।
दोनों आदमी अलग अलग अपने विचार देते हैं। बेन जॉनसन, जो सबसे इनके बारे में सबसे पहले आपको बताना है, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन का कहना है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि अरे बोलने से ही तो सब कुछ पता चलता है, नहीं बोलेगा तो कहाँ पता चलेगा कोई नीमन आदमी है कि खराब आदमी है। तो बेन जॉनसन ये बात कहते हैं। इसी पर अब एडिसन महोदय कहते हैं, इनका विचार अलग है। एडिसन महोदय कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकते हैं। हम दो आदमी, क्योंकि हम जब दो आदमी होते हैं ना, आपस में सब दिल खोल के बात करते हैं, दुनिया के सारा दुख सुख हर कुछ बता देंगे। अगर जैसे ही कोई तीसरा आता है, लगले बात को घुमा देते हैं, बात कोसों दूर चले जाता है। दो आदमी खड़े हैं, दो दोस्त बैठे हैं, आपस में बतिया रहे हैं कि देखिए ना दोस्त, क्यों पिटाइयो गए होंगे तो बता देंगे कि फलवा बहुत मार मारा है हमको, बार मुँह पे पिटा है खाली। अगर वहीं तीसरा व्यक्ति आ जाए तो बतवा घुमा देंगे, क्योंकि सुन के मजाक ना उड़ाते मेरा। तो इसीलिए एडिसन महोदय कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, तीसरे को आते ही बात को सो दूर चली जाती हैं। दोनों आदमी का कहना आप लोग जान गए। ये VBA क्वेश्चन है, ध्यान से इसका उत्तर बताइएगा। कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है और उचित जान पड़ता है, नहीं बोलेगा तो पता नहीं चलेगा कि कैसा व्यक्ति है। इसी पे एडिसन महोदय का विचार अलग है। ये कहते हैं कि असल बातचीत और हकीकत बातचीत तब मात्र दो व्यक्ति आपस में खड़ा है तभी होगी, अगर तीसरा आएगा तब बात उससे दूर चल जाएगी, वे ओरिजिनल बात हकीकत बात नहीं बतिया पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये दोनों आप मतलब क्वेश्चन का उत्तर आप बेहतर तरीका से समझे होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यही पर रोक दा, फैन से चालू करे तो कहना बढ़ी थी दोस्त। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसका VBA क्वेश्चन रहता है, ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो देखिए यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अलग ही हुनर है। वे एक बार चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग छेड़ेंगे जिसे सुनकर आपके कानों को काफी सुकून मिलेगा। इसी कला को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे शुद्ध गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को शुद्ध गोष्ठी भी कहा जाता है। जितना यूरोप के लोग सब है ना, वो सबको बात करने का तरीका बड़ा अलग है। वो बात करेगा ना तो आपको लगेगा कि अरे कितना बढ़िया आदमी है, बड़ी गजब बतिया रहा है। अरे वो कला है एक प्रकार का उसके अंदर वो गुण है। इसी गुण को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को शुद्ध गोष्ठी का नाम से भी जाना जाता है, इसे शुद्ध गोष्ठी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे शुद्ध गोष्ठी क्या है तो यह कहिएगा कि यूरोप के लोग समय बात करे कि वो बड़ी अच्छा हुनर है, और जब एक बार बातचीत करते हैं तो सुनकर कानों को सुकून मिलता है। इसी कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ये आपका पूरा VBA क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। कि मनुष्य जो है अपने बातचीत सबसे उत्तम तरीका क्या है, वो कैसे बातचीत करे। कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए एक नया संसार की रचना कर सकता है। याद रखिएगा, कोई भी उत्तर देखने से पहले आप क्वेश्चन समझ जाइए, ताकि आप आने एग्जाम में बैठे तो खुद से भी लिख सके, थोड़ा याद ना आए तो। कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, कैसे बात करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो देखिए, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। मतलब खुद से बात करे, आत्मा से, अपने आत्मा से खुद से राय ले, खुद से सलाह ले, आत्मवार्तालाप करे। हो सकता है मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हमको नया संसार, नवीन रचना करना है, संसार की नया रचना करना है, तो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को पैदा कीजिए जिसे स्वयं वह बात कर सके। हम खुद अपने आप से बात कर सके, खुद से हम उत्तर ढूंढ सके, खुद से हम सोच सके। आत्मवार्तालाप जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है।
ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। गुस्सा जब भी आए आप अपने आप पर नियंत्रण पा ले, ये इसलिए जरूरी है। व्यक्ति कभी कभी वाचाल हो जाता है, वाचाल कर सकता है, बहुत बोलने वाला। जब गुस्सा में आता है तो बहुत मतलब गुस्सा में आने के बाद व्यक्ति जो नहीं बोलना चाहिए वो बात भी बोलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जब वो आत्मवार्तालाप करने का ढंग आ जाएगा, आपके अंदर गुण आ जाएगा, तो आप ज़्यादा नहीं बोलिएगा। वाचाल हो जाने के बाद व्यक्ति बहुत इधर उधर की बातें करता है, बहुत खराब खराब भी बातें बोल सकता है, जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है। दूसरे व्यक्ति के सुनी हुई बात को मतलब जो बुरा बुरा बात बोल रहा है वो तो वाचाल हो गया बोलते बोलते, पर सामने वाला को बड़ा दुख लगता है। अतः व्यक्ति आत्मवार्तालाप को अपनाकर अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतर समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है। 2 चैप्टर है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो इतना चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चल गया होगा कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में। तो याद रखिएगा मात्र 5 भाग में बंटी है। उसने कहा था कहानी जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, यह कहानी 5 भागों में बंटी गई है, 5 भागों में बंटा है। ठीक है, इसके लिए हम बेहतर आपको नीचे देखिएगा आ रहा है। देखिए इसका उत्तर है यहाँ है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी है, मतलब ये पूछ रहा है कि इसका भाग बताइए कितने भागों में बंटी है, कितना भाग है, कितने भागों में। तो ये 5 भागों में बंटी है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी है, 5 भागों में। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बंटी हुई है, जहाँ पहले भाग में लड़का और लड़की की मुलाकात होती है। इसमें 5 भाग है। तो पहला भाग में लड़का और लड़की की मुलाकात होती है। दूसरे, तीसरे, चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। याद रखिएगा, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। दूसरे कहानी कितने भागों में बंटी हुई है, तो 5 भागों में बंटी हुई है, जिसमें दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है। अब 5वें भाग में सूबेदारनी की दी हुई वचन को लाहना पूरा करके मौत को गले लगा लेता है। ठीक, उसके बाद है कि लाहना का परिचय अपने शब्दों में दे। यहाँ में छूटल है, अपने शब्दों में दे। अगला क्वेश्चन कि लाहना सिंह कौन है। उत्तर होगा कि लाहना सिंह एक पंजाबी लड़का है। लाहना सिंह एक पंजाबी लड़का है, उसका परिचय अपने शब्दों में देना है कि लाहना कौन है। वह बचपन में मतलब जब छोटा था उस समय अपने मामा के यहाँ अपना समय बिताता है। वहीं पे एक लड़की से मुलाकात होती है। समय बीतता जाता है, लड़का नंबर 77 सिख राइफल में जमदार बन जाता है। आगे चलकर वह सैनिक में जमदार बन जाता है और बचपन के प्यार को दिल में बसाकर अंत में अपना जान भी दे देता है। यही है आप कौन, लाहना सिंह। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके कि जारा क्या है। यह दूसरे 2 ही पार्ट से लिया गया है कि जारा क्या है, जारा क्या है और मौत क्या है। मात नहीं मौत होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। मौत, जारा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। ठीक है, तो आपको बतला रहे हैं कि जब जिस युद्ध क्षेत्र में लाहना सिंह गया है, लाहना सिंह वो युद्ध क्षेत्र में बैठा हुआ है और आपस में इतना ना ठंडा है, इतना ना ठंडा कि हड्डियाँ साफा करक जाती है, इतना ठंडा है। वही लोग बैठ के आपस में जो बातचीत करते हैं उसी का वर्णन यहाँ लिखने के लिए कह रहा है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 की उसने कहा था शीर्षक कहानी से संकलित है, जिनके रचनाकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि युद्ध क्षेत्र में बैठा वजीरा कलकत्ते से भी ज़्यादा ठंडी को
कलकत्ते से भी ज़्यादा ठंडी को देखते हुए कहता है, देखते हुए कहता है, देखते हुए कहता है। ठीक, क्या कहता है? 1 मिनट। देखते हुए कहता है कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? भी एक क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव में जो एक तुर्की मौलवी आया था उनका क्या कहना है? तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बहुत बड़का पंडित हो गए हैं, इसी देश से लड़ाई लगी है। मतलब वो बहका रहा था, सुनिएगा, कि कहता था कि जर्मनी वाली बड़ी पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं। मतलब वो बहुत वेद पढ़े हैं, भारत के वेद। और गौ को अब नहीं मारते हैं, क्योंकि भारत में तो गौ को माता माना जाता है। तो कहते थे कि गौ को नहीं मारते हैं, अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या को बंद कर देंगे। ऐसा बोल बोल के मंडी के जितना बनिया था वो सबको बहकाता था, ताकि जर्मनी वालों को फिर से अपने देश में घुसा ले, जर्मनी वाले फिर से देश को गुलाम बना के इधर से सबको गोली मार दे। इसीलिए वो सबको बहकाता था ऐसे बोल बोल के। ठीक, तो यही पूछा कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय हैं। मतलब दोनों ही मतलब चाहने योग है। मतलब वो ऐसा क्या काम किया कि लहना सिंह की बुद्धि, यहाँ लहना सिंह की दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही चाहने योग है। इसी कथन का पुष्टि करना है कि लहना सिंह ऐसा क्या काम करता है कि उसका जो उनके ऊपर वो दायित्व बोध दिया गया था, इसका अर्थ होता है जिम्मेवारी। दायित्व बोध देना मतलब उसके ऊपर जिम्मेवारी देना, और उसकी बुद्धि मतलब उसके दिमाग, ये दोनों ही चाहने योग है। ऐसा क्या काम किया था? तो इसका उत्तर होगा कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। क्योंकि लहना सिंह जब गांव जाता है तो सूबेदारनी आंचल पसार कर पति और बेटे की दायित्व सौंपती है। मतलब जब गांव जाता है तो सूबेदारनी आंचल पसारती हैं और कहती है कि लहना कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना। तो सूबेदारनी का पति कौन था? सूबेदार था, जिसका नाम हजारा सिंह है। अब बेटा का नाम बोधा सिंह है इस पाठ में। तो ये सूबेदार हजारा सिंह अब बेटा बोधा सिंह की रक्षा के लिए ये क्या करते हैं? दायित्व सौंपती है कि लहना, अतः लहना अपनी दायित्व समझकर दोनों की रक्षा करती है। सूबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार तूने बचपन में मुझे घोड़ा गाड़ी से बचाया था, उसी प्रकार तुम मुझसे वादा करो कि मेरे पति और बेटे की तुम फिर इस युद्ध में जान बचाओगे। तो लहना अपनी जान देकर उसकी रक्षा करता है। तो लहना की दायित्व बोध वो अपना पूरा कर लिया। दायित्व बोध दिया कौन था? तो सूबेदार ने। और उसकी बुद्धि इतना बेहतर कैसे है? बुद्धि के लिए क्या कहा गया? तो लहना की बुद्धि स्पृहणीय है, क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुसार नकली लपटन को पहचान कर उसे गोली मार देता है। ये है लहना की बुद्धि को मतलब क्या कहते हैं? लहना की बुद्धि को मतलब जितना अच्छा कहा जाए, जितना चालाकी कहा जाए, जितना तेज कहा जाए, उसके लिए यह बात कही गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? कहानी का उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? ठीक है, तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव कर्म और दायित्व। यहाँ बताइएगा, कर्म और दायित्व, यही उसका बोध है। कर्म और दायित्व बोध है। कर्म के कारण लहना युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, दायित्व के कारण अपनी जान देकर सूबेदारनी और बोधा को बचा लेता है। अतः यह भाव केंद्रीय पटल को झकझोर देने वाला भाव है कि लहना सिंह अपनी जान का परवाह नहीं करता है, लेकिन बचपन के जो प्यार है उसकी शादी कहीं और हो जाती है, उसके पति और बेटे के जान को बचा लेता है अपनी जान देकर। अगला क्वेश्चन है कि 3 पाठ की आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? बात 1974 की है।
उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो वे जीतने से पहले यह नारा दी थी कि हम गरीबी हटाओ, कि हम जब जीतेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबी हटा देंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई और इतना ना ज़्यादा दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया कि लोग सबको हालत खराब हो गया। अब लोग से इंदिरा गांधी के प्रति आंदोलन करने लगे। अब लोग सब नारा देने लगे कि इंदिरा हटाओ। तो नारा के नेतृत्वकर्ता, मेन संचालनकर्ता बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण के पास गए कि आप मेरा नेता बनिए। तो जयप्रकाश नारायण कहे कि हम तो बूढ़ा हो गए हैं, हम कहाँ से, हमसे नेता ही होगा, अपना नया जवान नेता बनाओ, हम तो बूढ़ा हो गए। तो फिर भी नहीं मानते हैं। जितना छात्र था वो छात्र सब कहता है कि नहीं सर, आपको ही बनना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण बाद में मान जाते हैं, लेकिन कुछ शर्त रखते हैं। तो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार काफ़ी उत्तम था। उनका कहना था कि अगर मैं नेतृत्वकर्ता बन जाऊंगा तो मेरी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। ये बात सही भी है, केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। क्या इंदिरा गांधी को पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया गया, उसको पद छोड़ना पड़ा। देश की भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार सब मैं खत्म कर दूंगा, जयप्रकाश नारायण कहते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है कि वे नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर स्वीकार करते हैं कि मुझे कोई सिखाने नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं राजनीति के बारे में। वो कहते हैं कि हम तो राजनीति करम, हम तो नेता बनेंगे, लेकिन कोई सिखाने नहीं आएगा हमको कि हमें क्या करना है नहीं करना है, तभी हम तुम्हारा नेता बनेंगे, और नहीं तो तुम्हारा नेता हम नहीं बनेंगे। एक और अगला VVI क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण एक कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों नहीं शामिल हुए। उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए, जिस प्रकार की बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, अगर उसी प्रकार की उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिस समय जयप्रकाश नारायण युवा थे, तो वे उस पार्टी में शामिल नहीं हुए। ऐसा क्यों? तो उत्तर है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए कि उस समय लेनिन का जमाना था, ट्रोट्स्की का जमाना था, मतलब दो आदमी का जमाना था, लेनिन का और ट्रोट्स्की का, और वे लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न बनकर मार्क्सवादी बन गए। कहने का मतलब है कि अगर हम नरेंद्र मोदी से बड़ा प्रभावित है तो हम कांग्रेस में कैसे जाके मिलेंगे, हम राहुल गांधी का सपोर्ट थोड़ी करेंगे। अगर हम राहुल गांधी के बहुत बड़ा सपोर्टर है तो हम जाके नरेंद्र मोदी के भाजपा में नहीं मिलेंगे, जो जिसका सपोर्टर है वो उसी में जाके मिलेगा। तो जयप्रकाश नारायण किसका सपोर्टर थे, ये मानते थे लेनिन के, तो लेनिन के पार्टी चलता था, मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी बन गए। आई बात समझ में। आगे है बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने, जेपी मतलब जयप्रकाश, शॉर्ट लिखे हैं, जयप्रकाश ने अपने भाषण में किया है। ये भाषण कहाँ हुआ था? तो भाई पता है 1974 में ही जब छात्र आंदोलन हुआ, तो इसमें जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और नेता बने, और पटना के गांधी मैदान में यह भाषण देने के लिए खड़े हैं। लाखों की संख्या में भीड़ है, लोग पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ी से जा रहे, ट्रक में भर भर के जा रहे थे, जिसको जैसा मतलब मिला, नहीं मिला तो पैदल भी जा रहे थे, लेकिन इनके आंदोलन में लाखों की संख्या में भीड़ थे, क्योंकि जिस समय ये अपने छात्र आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने थे, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1974 में पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं, कौन? जयप्रकाश नारायण, और भाषण दे रहे हैं। तो उसी भाषण में दो आदमी के जिक्र करते हैं। पहला कहते हैं कि बापू और नेहरू की, तो नेहरू कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उधर बापू की कौन? महात्मा गांधी। ये दोनों के बारे में वो कुछ उल्लेख करते हैं अपने भाषण में, सारे लोग के सामने ही उस बात को समझना है कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण बापू और नेहरू से काफ़ी प्रभावित है, मतलब ये दोनों आदमी के जो गुण था अंदर का, इनको बड़ा अच्छा लगता था।
बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसका उल्लेख अब भाषण में भी किए हैं। बापू के बारे में कहते हैं कि, कौन? बापू के बारे में कहते हैं कि, क्या कहते हैं, उनके मुँह पर हम बहुत कुछ कह देते थे, जो इनको अच्छा लगता था, बुरा लगता था, मुँह पर कह दिए, पापा प्यार से कह दिए, वो कभी बुरा मानते नहीं थे बापू। जब प्रकाश नारायण कहते हैं कि मुँह पर हम बोल देते थे, कुछ कह देते थे, वह बुरा भी नहीं मानते थे, बुरा भी मानते नहीं थे। अब बताएंगे नेहरू के बारे में, ठीक है। बापू के बारे में तो कहते हैं कि उनके मुँह पर बहुत कुछ कह देते थे, उनको नहीं बुरा लगता था, मतलब हमको इतना मानते थे, हम भी उनको मानते थे। अब जिनको मानिएगा उन्हीं के ना मुँह पर कुछ कह दीजिएगा। इसके बाद इसी में देखिए अब नेहरू के बारे में क्या कहते हैं। अब नेहरू के बारे में कहते हैं, बापू के बारे में तो सुन लिए, कहते हैं कि बापू के मुँह पर हम कुछ कह देते थे, जो गलती किए सही किए, हम उनसे डरते नहीं थे, वो भी हमको भाई की तरह, मतलब हम जो भी उनको लगता था कि हम उनको जाके बोल देते थे। और रही बात अब नेहरू जी की, अब नेहरू जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में कहते हैं कि नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि मैं उनका बड़ा भाई मानता था, कि हम सपा अपने बड़का भैया मानते थे, बड़का भैया मानते थे। किनको? नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब मैं उन्हें बहुत आदर और प्रेम करता था, बहुत, मतलब जिस प्रकार बड़े भाई से बहुत ज़्यादा इज्जत प्रतिष्ठा और आदर करते हो, प्रेम भी करते हो, उसी प्रकार मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से करता था। मुंह पर ही मतलब कटु वचन, बुरा वचन, बुरी बातों बोल देता था, और बुरा नहीं मानते थे, ये उनका बड़ापन था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था कि बापू और नेहरू के बारे में क्या लिखते हैं। तो बापू के बारे में लिखते हैं कि, बापू के बारे में क्या लिखते हैं कि मैं जो भी हमको लगता था हम उनको बोल देते थे, वो बुरा नहीं मानते थे। और नेहरू जी को तो अपना बड़का भैया मानते थे, वो और बुरा नहीं मानते थे, वो कुछ दिखते नहीं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बड़ी अच्छा कि